टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पे दो पार्ट्स पढ़ने हैं, यानी कि इसमें दो किताबें पढ़नी है उसके, जो दो खंडों में है। पहला खंड जो है वो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति के विषय में है, और दूसरा जो खंड है वो विश्व राजनीति के विषय में है। तो अब यहाँ पे ये इसका पहला खंड है, यानी कि ये पार्ट 1 ए है, ये देखिए भाग ए है, और ये स्वतंत्रता के समय भारतीय राजनीति से संबंधित इसमें चैप्टर हैं। कम से कम 10 चैप्टर हैं इसमें, और बाकी के 10 उसमें हैं। और उसका ये पहला यानी कि पहले पार्ट का ये पहला यूनिट है, और जिसका नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। और इस विषय ये जो चैप्टर है उसके विषय में आपको जान लीजिए कि आप जानते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, और यहाँ पे पहला जो आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, यानी कि पहला जो आम चुनाव हुआ था 1952 में। तो इस तरीके से पहले आम चुनाव से लेकर के और 1977 तक, यानी कि 1952 से और 1977 तक लगातार जो है कि कांग्रेस भारत पे शासन किया, यानी कि भारत पे राज किया। यानी कि उस समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो लगातार 25 वर्षों तक भारत पे शासन किया, और उस समय दूसरी कोई भी राजनीतिक पार्टी उसके टक्कर में नहीं थी। हालांकि अन्य भी राजनीतिक पार्टियां थी, चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस की बराबरी कोई नहीं कर पा रहा था। तो उसी से संबंधित ये चैप्टर हैं। उस समय इसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए दलीय प्रभुत्व के दौर में, और उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो देखिए इसका पहला जो प्रश्न आज की देखेंगे हम लोग, आज के लिए पहला प्रश्न है इसका। देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था, और भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। और इसका देखिए दूसरा प्रश्न है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है, और देखिए इसका पहला भी जो प्रश्न है ये भी पूछा गया है, यानी कि इसमें 2019 में, और इसका दूसरा जो प्रश्न है वो भी 2019 में ही पूछा गया था कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी कि उस समय नमक कानून को तोड़ा था, और गुजरात के दांडी तट पे उन्होंने नमक बना करके नमक कानून की अवहेलना की थी। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ये कौन थे। भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, प्रथम उपराष्ट्रपति। तो देखिए भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और जिनका जन्मदिन जो है कि 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। और देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। हमने पहले ही बताया था कि भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, और इसमें दूसरा जो आम चुनाव हुआ था यानी कि 1957 में, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही है। पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, और दूसरा जो हुआ था इसके 5 साल बाद, यानी कि 1957 में हुआ था। देखिए इसके पांचवा इसका प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, या निर्माण किसने किया था। तो आप जानते हैं कि भारत के जो संविधान के निर्माता थे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए है। यानी कि 2020 में ये प्रश्न आया भी है, और बोर्ड मॉडल भी प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो भारत के संविधान का निर्माण उन्होंने किया था। और डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो भारत के जो संविधान सभा के लिए जो प्रारूप समिति बनी थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो इसके अध्यक्ष भी थे। और नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग यानी कि 1906 में बनी थी, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। इसकी स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, और ये विशेष करके मुस्लिम भारत के मुसलमानों के द्वारा यह स्थापित किया गया था, यानी कि मुस्लिमों के हित की बात रखने के लिए। और इसके बाद जो अन्य जो प्रश्न है, देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ये कुछ इससे जुड़े हुई घटनाएं हैं। 1907 में सूरत फूट की घटना हुई थी, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी। और इसके बाद से इसके नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और यह स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर और 1885 को हुई थी मुंबई में। पहले इसका अधिवेशन होने वाला था नागपुर में, लेकिन चूंकि वहाँ पे प्लेग नामक जो बीमारी थी, पहले आप जानते हैं कि प्लेग ये बीमारी फैल गई थी नागपुर में, और इसलिए इसका अधिवेशन मुंबई में किया गया था। और मुंबई में कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो मुंबई में है, और वहीं पे कांग्रेस के 72 इसमें प्रतिभागियों ने भाग लिया था। और इस तरीके से
कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इस तरीके से ऑप्शन ए सही है इसके लिए। और देखिए इसके बाद से अब इसमें हम देखते हैं इसके अगले प्रश्नों को कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि इसमें 489 इसका सही जवाब होगा, यानी कि पहले लोकसभा में 489 सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। और नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुई थी 1885 में। अभी ये प्रश्न इसके पहले भी मिला था। और देखिए ये प्रश्न पूछा गया है 2012 में, 13 में और 19 में भी ये प्रश्न आया हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी इसमें से। और एवो ह्यूम आप बता सकते हैं कि एवो ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। और आप देख लीजिए यहाँ से कि कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी, हमने बताया कि 28 दिसंबर और 1885 को जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस के संस्थापक के रूप में ये थे एवो ह्यूम, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे जो रिटायर हो गए थे। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। और एवो ह्यूम का जो पूरा नाम है ये है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, इनका नाम है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ये अंग्रेज थे और इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी 1885 ईस्वी में। इसके बाद इसके नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। इसका 11वां प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे है और ये इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए इसके 11वां प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। 11वां प्रश्न है समाजवादी पार्टी जो है वो किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। तो जयप्रकाश नारायण जो हैं इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। और जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। और इसके नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचशील समझौता ये किन दो देशों के बीच में हुआ था पंचशील। तो पंचशील का जो समझौता है वो हुआ था भारत और चीन के बीच में। और ये 1954 में पंचशील का समझौता हुआ था, जिसमें ये बातें हुई थी कि दोनों ही देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखेंगे, यानी कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरीके से कुछ 5 समझौते हुए थे भारत और चीन के बीच में, और इसलिए इसे पंचशील समझौते के नाम से भी जाना गया। लेकिन चाइना ने, यानी कि 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, और इस तरीके से कहा जा सकता है कि उसने पंचशील के समझौतों का उल्लंघन किया और भारत पर आक्रमण कर दिया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देख सकते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के विषय में आप जान सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में विशेष करके भारत की भूमिका रही। भारत था, मिस्र और यूगोस्लाविया भी था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब था कि उस समय जो पूरा विश्व है वो 2 गुटों में बंट चुका था। एक तरफ रूस अमेरिका था और दूसरी तरफ था रूस। ये 2 महाशक्तियाँ थी भारत में, विश्व में। और ये जो भी उस समय जो नए जो राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे, तो दोनों ही राष्ट्रों को ये अपने अपने खेमे में मिलाना चाहती थी। लेकिन भारत और इसके साथ कुछ अन्य जो एशियाई देश थे, इन्होंने किसी भी गुट में शामिल ना होने का फैसला किया। और इस तरीके से कहा जा सकता है कि भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और भारत किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं हुआ। और इस तरीके से इन सभी देशों ने, ऐसे जो देश थे वो इन दोनों ही गुटों में से किसी भी देश में शामिल ना हो करके, और इन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसके बाद के प्रश्न है कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था। 1952 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें जनसंघ को कितने सीटों पर जो विजय प्राप्त हुआ था आप बता सकते हैं यहाँ पे। इसका सही जवाब है इसमें 3 मात्र सीटें इसके मिली थी, जो आज वही भारतीय जनसंघ, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में है। और इस तरीके से देख सकते हैं कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है, ये बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है एक दलीय प्रभुत्व के विषय में। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि विकल्प के रूप में देखिएगा यहाँ पे कि किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव था, जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व था, या फिर एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से था, और एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। इसका सही जवाब यही है कि इसके संबंध में ये सही है कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव था, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी जिसका प्रभुत्व था पूरे भारत पर, और उसके अपोजिट में, यानी कि उसके विपक्ष में कोई मजबूत राजनीतिक दल नहीं था। ये इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे, ये बताना है कि केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। और इसका सही जवाब है कि MS जो
इसमें ये ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है यानी कि डॉक्टर इंजीनियर MS नंबूदरीपाद जो है ये उसके मुख्यमंत्री थे। और नेक्स्ट है कि साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट है कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। तो इसका सही जवाब है देख लीजिए कि साम्यवाद तथा समाजवाद की स्थापना करना। और चूँकि हमेशा से ये पार्टी गरीब मजदूर और किसानों को के लिए काम करती रही है, यानी कि उनको शोषण से मुक्ति दिलाना इसका मुख्य मकसद रहा है। और ये सबसे उनका मुख्य उद्देश्य था कि पूंजीवाद की समाप्ति करना, क्योंकि गरीब मजदूरों का शोषण जो हो रहा था वो पूंजीवादी प्रवृत्ति के चलते ही हो रहा था, यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब के रूप में हम देखते हैं कि इसमें से सभी कथन इसमें से सही है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसके लिए। और भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या थे, ये फिर से आप देख सकते हैं। ये भारतीय जनसंघ के विषय में है। जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जनसंघ की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था यानी कि हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। इस तरीके से ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। तो यहाँ से देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि कांग्रेस पार्टी जो है उस समय, यानी कि एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र, ये विचारधारा थी कांग्रेस की। इसमें से देखिए यहाँ से 21वां प्रश्न है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ। 1977 में आप देख सकते हैं, काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये 1977 में भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। आपको बताते हैं, पहले इसका जवाब देख लीजिए। इसमें से इसका पहला ऑप्शन देख लीजिए, जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में या फिर कांग्रेस पार्टी में। तो इसका सही जवाब है कि जनता पार्टी में उसका विलय हुआ था, भारतीय जनसंघ का, उस समय 1977 में। और ये बताना हमने आपको बताया कि 1977 जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष था। और उस समय भारत में एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी कि 1952 से 1977 तक लगातार कांग्रेस राज कर रही थी। और 77 में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई। और 1977 में ये भारत में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, यानी कि पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में, यानी कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और उस समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि यह सरकार बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और मात्र 18 महीनों में ही ये सरकार गिर गई। और इसके बाद से 1980 में जब चुनाव हुए तो फिर से कांग्रेस पार्टी ही आई, क्योंकि उस समय भारत में काफ़ी राजनीतिक अस्त व्यस्तता का दौर हुआ। 77 में मोरारजी देसाई की सरकार बन गई, फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह आए, फिर वो भी सरकार नहीं चला पाए, इसलिए भारत में फिर चुनाव कराना पड़ा। और 1980 में फिर से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। और 75 में उनके 77 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हारने का मुख्य कारण था कि 75 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था भारत में, जो कि बेबुनियाद था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और इसलिए पूरा देश उनसे कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। और इस तरीके से आप अगले प्रश्न को देख सकते हैं कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था। तो देखिए उसमें संयुक्त समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। और इस सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य रहा था। तो इसमें से देख सकते हैं, इसका सही जवाब है कि स्वतंत्र पार्टी का ये मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृहमंत्री कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत की जो सरकार बनी थी तो उस समय भारत के गृहमंत्री कौन थे। और इसका सही जवाब होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृहमंत्री थे। और उन्होंने देशी रियासतों के विलय करने में, यानी कि भारतीय संघ में मिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यही कारण है कि भारत में उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद देखिए अभी ये प्रश्न उसी से संबंधित है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा था। तो वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसलिए हमने बताया कि उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में उस समय 565 देशी रियासतें थी और उन सभी देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का काम इन्होंने किया था।
और इसके आगे का प्रश्न है कि 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की थी। 26वां यह प्रश्न है और उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। और नेक्स्ट है कि संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। 27वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि ये मैक्सिको की एक राजनीतिक पार्टी है। और भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा था और वहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी थी। और इसका सही जवाब है कि केरला में जो है कि कांग्रेस पार्टी पराजित हो गई थी और वहाँ पे साम्यवादी दल के सरकार बनी थी। और इसका 29वां प्रश्न है कि 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन था। ये माना जाता है कि 1960 का जो दशक था वो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी ख़राब था। इसके पीछे के कारण क्या थे, तो इसका मुख्य कारण था कि देख लीजिएगा, इसमें से चीनी आक्रमण भी हुआ था, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी भी चरम सीमा पर थी भारत में, और सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन भी हुआ था। यानी कि सभी इसके लिए ऑप्शन सही हैं। देखिए इसके बाद से इसका 30वां प्रश्न है कि 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम बताना है। तो इसका देख लीजिए इसका सही जवाब क्या है, और सही जब इसमें जवाब है, यानी कि देखिए इसमें से ये सभी प्रश्न इसके लिए सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसके लिए।